तो हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा था गैसों का अनुवर्ती सिद्धांत पिछले वीडियो में, अब हम उससे आगे वाली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं हम उससे। तो इसमें देखो होता क्या है। होता ये है कि हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो गैस स्ट्रक्चर था, प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे कि किस तरीके से हमने उसका स्ट्रक्चर था। हमने जो वर्ग मूल वेग था, जो c² x² + y² + z² तक हमने निकाल लिया था। फिर उसके बाद आगे देखिए कि देखें कि गैसों के अनिगति समीकरण की व्युत्पत्ति। तो यहाँ पे देखिए अणु के वेग घटक x द्वारा पात्र की m व n दीवारों से टकराता है। कि जो अणु है, जो वेग घटक x द्वारा, मतलब वेग जो उसका वेग माना कि x है, x दिशा में जा रहा है तो उसका वेग x है। अब वो x दिशा में जा रहा है, उसका वेग x है। अब x के द्वारा पात्र की m व n दीवारों से टकराता है, पात्र की m व n दीवारों से टकराता है। अब माना कि वेग की दिशा दीवार m की ओर है, माना कि वेग की दिशा दीवार m की ओर है, तो m दीवार से टकराने पर या m दीवार से टकराने से पूर्व अणु का संवेग mx है। मतलब जो n जब दीवार है, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, तो इससे टकराने से पूर्व इसका वेग क्या है, mx है। लेकिन जब हम बात करें कि दीवार से टकराने के पश्चात अणु का संवेग -mx हो जाता है, वही संवेग संरक्षण वाले नियम की तरह कि टकराने से पूर्व तो वेग mx था और टकराने के पश्चात जो वेग होता है -mx, मतलब अपोजिट जो उसका संवेग हो जाता है। तो बात करें क्योंकि टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। जो टक्कर जो होती है वो पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थता मीन्स कि टक्कर के पश्चात ना तो अणु मतलब जो टकरा के ना पूर्णतः टूटते हैं, है ना, मतलब इलास्टिसिटी रहती है, मतलब वो बिल्कुल संरक्षित रहता है, बिल्कुल टूटता नहीं है। तो इस तरीके से हम बात करें कि अणु का संवेग -mx होता है क्योंकि टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। फिर इसके बाद हम देखें कि अतः एक टक्कर के पश्चात संवेग में परिवर्तन। तो अब हम देखेंगे कि एक टक्कर के पश्चात संवेग में परिवर्तन कितना होता है। एक टक्कर के पश्चात अगर हम संवेग में परिवर्तन देखते हैं तो mx माइनस का mx, तो mx माइनस का mx इक्वल टू द 2mx। इसे हमने दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 था हमारा c² इक्वल टू द x² + y² + z²। अब इसके बाद देखें कि पात्र की m तथा n दीवारों के मध्य की दूरी l सेंटीमीटर माना कि हमने माना कि पात्र की m तथा n दीवारों के मध्य की दूरी l सेंटीमीटर है। l सेंटीमीटर है, तो अतः n दीवार से टकराने के अणु, मतलब n दीवार से टकराने से अणु को l दूरी तय करता है। मतलब m से जब m दीवार से टकरा के जब n दीवार की ओर, जैसे माना ये m दीवार है तो n दीवार की ओर जब जाता है तो उसे दीवार से कितना l सेंटीमीटर की दूरी को वो तय करता है। अब इसके पश्चात हम आगे देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि अतः 1 सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या। तो 1 सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या x/l, ठीक है। अब बात करें अतः सेकंड संवेग में परिवर्तन, मतलब 1 सेकंड में होने वाला जो परिवर्तन है वो कितना होगा। बात करें तो 2mx डॉट बोले मल्टीप्लाई बोले 2mx मल्टीप्लाई बाय द x/l, 2mx मल्टीप्लाई बाय द x/l इक्वल टू द 2mx²/l। तो 2mx²/l ये अपनी होगी इक्वेशन 3। अब हम बात करें इसी प्रकार कण के y तथा z घटक के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन। अब हम इसी प्रकार मानेंगे कि इसी प्रकार कण के y तथा z वेग घटक के लिए
प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन। अब x तथा बात करें कि इसी प्रकार y तथा z घटक के लिए प्रति सेकंड संवेग में जो कुल परिवर्तन है, माना कि 2mx² l प्लस 2my² l और बात करें 2mz² l। तो इस प्रकार से ये हमारी इक्वेशन मिलती है। अब हम बात करें 2m/l, जब हमने 2m/l इनमें से कॉमन ले लिया, 2m/l, तो हमें मिली x² प्लस y² प्लस z²। तो x² प्लस y² प्लस z² जब हमको ये वैल्यू मिली है, इसे हमने दिया समीकरण नंबर 1। जब हमने इसे समीकरण नंबर 1 दिया, अब उसके बाद हम जाते हैं कंप्लीट। जब हम समीकरण नंबर 1 से जो हमारी वैल्यू थी c² टू द x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z², तो इसे हमने माना c²। तो 2m/l c², ये है समीकरण 4, ये है हमारा समीकरण 4। ओके, अब बात करें अतः n अणुओं के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन। अतः n अणुओं के लिए प्रति सेकंड संवेग में जो कुल परिवर्तन है वो माना कि 2mnc²/l, कि 2mnc²/l समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो 2mnc²/l इक्वल टू समीकरण नंबर 5, तो ये हमारा समीकरण नंबर 5। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब यहां देखिए कि हम बात करें जो गति का जो द्वितीय नियम है, गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, जो संवेग में जो परिवर्तन है, गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि संवेग में जो परिवर्तन की दर, संवेग के परिवर्तन की जो दर है, संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, तो आरोपित बल इक्वल टू जो हमारे संवेग में जो परिवर्तन की दर निकल के आई थी कितनी, 2mnc²/l, ये हमारा इसको देंगे समीकरण नंबर 6। तो आरोपित बल इक्वल टू 2mnc²/l, चूंकि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब है। अब माना कि इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल ही क्या है, दाब है, तो अब हमको दाब के फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। दाब के, अब मैं यहाँ पे आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि गति के द्वितीय नियम के अनुसार, गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। गति के नियम, द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो हमने आरोपित बल को किसके इक्वल मान लिया, जो संवेग में परिवर्तन की दर हमारी निकल के आई थी 2mnc²/l, इसके इक्वल मान लिया। चूंकि अब बात करें क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब है। ठीक है, जब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब है, तो दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल, दाब इक्वल टू द बल अपॉन क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल जो हमारे ये वैल्यू निकल के आई है, इसके अपॉन अपन क्षेत्रफल रखेंगे। तो हमने समीकरण 6 से ये जो वैल्यू है उसको यहाँ रखा, और हम बात करें जैसे कि बल तो हमारी वैल्यू आई थी 2mnc²/l, ये बल की वैल्यू आई थी, और जो l की वैल्यू आई थी वो आई थी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमने निकाला है, जो हमारी क्यूब की आकृति थी, तो हमने वर्ग का क्षेत्रफल जो बात करें निकाला था इसमें, सॉरी घन का क्षेत्रफल हमने इसमें निकाला था, घन का क्षेत्रफल 6l²। तो घन का क्षेत्रफल जब हमने 6l² निकाला, तो हमने जो वैल्यूज पुट अप रखी, तो 2 से ये 3 कट गया, तो 1/3 यहाँ पे आ गया, 2 से ये 6 कटा, 3 टाइम्स, तो 1/3 इज फाउंड, 1/3 मिला हमें। अब हम बात करें mnc², mnc²/l³, जब mnc²/l³ हमें मिला, ठीक है,
तो ये जो फार्मूला है ये किसी इक्वल था, दाब के इक्वल था। तो दाब इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 mnc² अपॉन v। तो बात करें दाब इक्वल टू 1/3 mnc² अपॉन v, और इसी तरीके से जो हमको आगे वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी pv इक्वल टू द 1/3 mnc²। तो pv इक्वल टू द 1/3 mnc², यही हमारा क्या है, यही समीकरण 7 गैसों का अणुगति समीकरण है। यही समीकरण 7 हम बात करें ये गैसों का अणुगति समीकरण है। और इसी समीकरण से हमें बात करें तो जो गैसों की जो वैल्यूज हैं, जैसे बात करें m की वैल्यू है, n की वैल्यू है, c² की वैल्यू है, p की वैल्यू है, v की वैल्यू है, इस प्रकार से हम इसको परस्पर अंतर परिवर्तित करके इन वैल्यूज को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रीवियस 2 वीडियो में जो गैसों का एक अणुगति समीकरण है वो निकल पाया। और बात करें गैसों का जो अणुगति समीकरण है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये हमेशा 3 साल में एक बार तो आता ही आता है, तो इसे आप अच्छी तरीके से गैसों का अणुगति समीकरण प्रिपेयर करें। ओके, तो फर्स्ट ईयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप इसे कंप्लीट करें। ओके।